बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। यानी जो बंगाल, असम और तमिलनाडु के इलेक्शन के रिजल्ट आए ना, इनके बीच में एक स्कैम हुआ। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. और स्कैम ये है कि बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि ओपोजिशन गायब होती जा रही है। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। History scripted in West Bengal. In a stunning political earthquake, the BJP achieved what once seemed nearly impossible. देखो हम सभी लोग वेले बैठे हैं, ब्लेम लगा देते हैं कि भैया पूरा पूरा इलेक्शन तो रिग था, तभी तो दीदी हार गई। बट द रियलिटी इज, हाँ 27 लाख वोटर्स को वोट डालने का हक नहीं दिया गया। क्या हम इसको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। Because she claims that she has not lost and that the BJP, in a joint operation with the Election Commission and the CRPF, have looted 100 seats from her. मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे इलेक्शन कमीशन का नहीं पता, मुझे बाकी पार्टीज का नहीं पता, पर अकॉर्डिंग टू मी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। बट क्या वो 27 के 27 लाख वोटर जिनके नाम काटे गए थे, अगर वो ममता दीदी को वोट डाल भी देते तो क्या ममता दीदी जीतती? मानो या ना मानो, दीदी और मोदी के बीच में गैप बहुत बड़ा है। और हाँ, इस इलेक्शन से हमें ये चीज समझ आती है कि इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। बट उससे बड़ी चीज ये भी समझ आती है कि इंडिया के अंदर ऑपोजिशन खत्म होती जा रही है, और इस चीज को हम लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, और अभी रियलिटी ये दिख के आ रही है कि बीजेपी ओपोजिशन मुक्त भारत कर रही है, जो डिक्टेटरशिप की तरफ जा सकता है। अगर लड़ने के लिए सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है तो आप अकेले खड़े होगे और अकेले जीत जाओगे। और हमारी ओपोजिशन दिल लगा के इतना बुरा काम कर रही है कि पूछो मत। और अगर तुम लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखी और ममता को डिफेंड करने के लिए पागल हो रखी हो, बहुत बढ़िया काम नहीं किया दीदी ने। 15 साल तक राज किया, आपके पास 15 साल थे, आपको आपकी छाप छोड़नी थी, छोड़ सकते थे। 15 साल मिले आपको। अगर बीजेपी जैसी पार्टी से कॉम्पीट करना और नेशनल लेवल के ऊपर एक्सपेंड करना है तो काम तो ऐसा होना चाहिए था कि भैया लोग आंख बंद करके वोट डालें। और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी में नहीं हो रही है। कांग्रेस को देख लो, आम आदमी पार्टी को देख लो, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को देख लो, या तो वो पार्टी कमजोर होती जा रही है या फिर बीजेपी आके उन पूरी की पूरी पार्टीज को निगल जा रही है। उनके सबसे बड़े नेताओं को चुरा लिया जा रहा है, पार्टी के बीच में फूट डाल दी जा रही है। और ये सारी चीजें बीजेपी बहुत ही एफिशिएंटली कर पा रही है। इन इलेक्शंस के बाद बीजेपी 20 स्टेट में रूल करती है और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर रूल करती है। अगर लैंड वाइज देखा जाए तो इंडिया का 65% एरिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंडर है। 294 के अंदर से बंगाल में 207 सीट मिली हैं। आप लोग कितना मर्जी बोल लो कि भैया इलेक्शन रिग थे, स्कैम कर दिया, ये वो कर दिया, 40-50 सीटों का हो गया होगा। उसके बाद भी एकदम प्रैक्टिकली देखो 204 सीटें मिली हैं। इलेक्शंस के अंदर स्कैम हुआ है या फिर नहीं हुआ, हम अजम्पशन लगा सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि टीएमसी भी एक कमजोर पार्टी की तरह निकल के आई है। और इस चीज में उनको क्रेडिट्स देने बनते हैं कि भैया बीजेपी एक बहुत छोटी पार्टी थी, जिस लेवल पे उन्होंने दूसरी पार्टीज को एक्वायर किया और खुद को एक्सपेंड किया, वो काबिले तारीफ है। हाँ, तुम लोग ये चीज बोल सकते हो कि भैया बीजेपी का इतना बढ़ना देश के हक में नहीं जा रहा है, पर हम लोग तो पार्टीज की बात करें ना, उनकी पार्टी के हक में तो जा रहा है, उनका पर्सनल बेनिफिट तो हो रहा है ना। और अगर टेक्निकली देखो तो हर पॉलिटिकल पार्टी पर्सनल बेनिफिट के लिए ही ऑपरेट करती है, बट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि पर्सनल बेनिफिट लेना कैसे, पावर के अंदर कैसे आना है, मुद्दे क्या उठाने हैं। अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, सभी पॉलिटिकल पार्टी सालों तक प्लानिंग करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, बट हम लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ना एक आफ्टर थॉट की तरह ट्रीट करते हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट और अर्निंग के ऊपर होता है, और हम लोग इमरजेंसी प्लानिंग को ना हमेशा डिले करते हैं। अभी सोचो कि कोई एक्सीडेंट या फिर एकदम से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपके पास लाखों रुपए हॉस्पिटल का बिल भरने का पैसा है? इकलौता हॉस्पिटल विजिट ना आपकी सालों की सेविंग को एक बार में गायब कर सकता है। इसलिए आज की डेट में 2 इंश्योरेंस प्लान होने बहुत जरूरी है। पहला आता है हमारा टर्म इंश्योरेंस, जो आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए होता है, और दूसरा होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस और मेडिकल बिल्स के लिए होता है। पर ना कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले ना ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस काम कैसे करते हैं। ब्लाइंडली जाके कहीं पे भी पैसा मत डाल देना। सबसे पहले समझो कि आप किस चीज के लिए पैसा दे रहे हो। इसी चीज में आपकी हेल्प करता है डिटो, जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर प्लेटफॉर्म है। ये ना हर वीकेंड 60 मिनट्स की एक ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि अभी सैटरडे को लाइफ इंश्योरेंस और संडे को हेल्थ इंश्योरेंस की क्लासेस है, और इसके अंदर आपको कोई प्लान नहीं बेचते हैं, आपको समझाते हैं कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है, आपकी पर्टिकुलर नीड्स के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है। डिटो कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, इसलिए इनका काम आपको इंश्योरेंस बेचना नहीं है, आपको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज देना है। क्योंकि आप लोग ना सोच समझ
के डिसीजन ले सको। जैसे मैंने बोला कि ये क्लास हर वीक होती है, पर ना इसके अंदर सीट्स काफी लिमिटेड होती है। वीकेंड के ऊपर सिर्फ 1 घंटा निकाल के आप लोग बेसिक नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर जाके लिंक को चेकआउट करो। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। कभी कभी राहुल गांधी को तो देख के लगता है कि भैया ये हमजा अली मदारी है, ये बीजेपी का ही है, 10-12 साल ये बंदा और फेल होगा, उसके बाद जाके बीजेपी में मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि इतनी पावर कभी भी किसी पार्टी ने इंडिया के अंदर ली नहीं है। जब 1947 से लेके 1964 तक नेहरू का राज था, तब पूरी की पूरी पावर उन्हीं के हाथ में थी। फिर 1966 से लेके 84 तक इंदिरा गांधी का राज आया, इमरजेंसी लगी। उस टाइम तक तो ओपोजिशन एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इमरजेंसी के अंदर जब ओपोजिशन के नेताओं को चक के जेल में डाला गया ना, तब आई थी उनके पास ज्यादा पावर। और उसके बाद अप्स एंड डाउन्स लगे रहते थे, कभी कोई पार्टी पावर में आ रही, कभी कोई पार्टी पावर में आ रही है। पर जब से 2014 के अंदर बीजेपी आई है ना, जिस लेवल का मोदी ने एरा लाया बीजेपी के लिए, वो काबिले तारीफ है। एंड मुझे कभी कभी लगता है कि बीजेपी पार्टी से ना सारे ओपोजिशन वाले मिले हुए हैं, एक से एक गू मुद्दा उठा के लाएंगे लड़ने के लिए। 3 महीने उस पर लड़ेंगे, उसके बाद गायब। ये लोग दुनिया के सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसे बच्चे लड़ रहे हो। अभी ममता बनर्जी बंगाल के अंदर इलेक्शन हार गई तो आगे कहती है मैं रिजाइन ही नहीं करूंगी। Mamata Banerjee is saying she will not resign as the chief minister despite being decimated in her state after 15 years. मत करो रिजाइन, आपको हटा दिया जाएगा। जैसी कोई नया सीएम शपथ लेगा, आपकी एक्सपायरी डेट साथ में आ जाएगी। और जब से इलेक्शंस खत्म हुए तब से दबा के दंगे किए जा रहे हैं। अभी बंगाल से जो दंगों की वीडियोस निकल के आ रही है, उसके अंदर टीएमसी के पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, मान लिया। बट अभी कल ही न्यूज निकल के आई कि जो शोभेंदु अधिकारी था, उसके पीए को गोली मार दी गई है। ये वही आदमी है जिसके बहुत हाई चांसेस है बंगाल का अगला सीएम बनने के। उसके पीए को गोली मार दी गई है। क्यों? क्योंकि शायद कुछ लोगों की पसंद की सरकार नहीं आई है वहाँ पे। और जिन लोगों को यहाँ तक वीडियो देख के लग रहा है ना कि भैया मैं बीजेपी के साथ हो गया, मेरे को बीजेपी से पैसा आ गया होगा, 36 मिनट की वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं टीएमसी और बीजेपी को दोनों को इक्वली ही कोस रहा हूँ। तुम लोग ना पॉइंट समझो कि एज अ ओपोजिशन ये सारी पार्टीज बहुत बुरा काम कर रही है, तभी बीजेपी के पास अननेसेसरी पावर आ रही है। 15 साल के अंदर बंगाल के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है। डेट टू जीडीपी रेशियो 37.98% का आ चुका है। वहां का आदमी इतना डरता है कि वो ये नहीं बता पाता कि भैया उसको वोट किसको डालना है। 15 साल में आपने बंगाल की मार ली थी। और जब हम लोग आगे बोलते कि यार बीजेपी बहुत बुरी पार्टी है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होते हैं। मैं दिल से चाहता था कि भैया बंगाल के अंदर दीदी को हटा दिया जाए, क्योंकि ये वही दीदी है जो आरजीकर हॉस्पिटल के कांड होने के बाद खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। और तुम में से अभी काफी लोग बोलेंगे कि ठीक है, जैसा दीदी काम कर रही थी ना, हम उसको एज अ ओपोजिशन बढ़िया काउंट भी नहीं करते थे। दीदी से बढ़िया तो बीजेपी ही है, आ गई तो बढ़िया बात है। पर प्रॉब्लम यह कि हमारे पास ना एक ओपोजिशन का फेज खत्म हो गया, एक ऐसा फेज खत्म हो गया जो कल को बीजेपी को काउंटर दे सकता था। समझो ओपोजिशन का रोल क्या होता है? ओपोजिशन का रोल होता है रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना, जिससे वो अच्छा काम कर सके। कल को अगर सिर्फ लड़ने वाली और खेलने वाली बीजेपी रहेगी तो वो काम क्यों करेंगे? वो अपनी जेब में भरेंगे। आज की डेट में ओपोजिशन आगे बोलेगी ना कि यार ये तो गंदा काम कर रहे हैं, हमें पावर मिलाओ, हम अच्छा काम करेंगे। तो बदले में बीजेपी बोलती है अरे नहीं नहीं नहीं, हमें भी अच्छा काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग पावर में आ जाएंगे। ऐसे ही चलती है ना चीजें बेसिकली। तो और जब हम लोग ओपोजिशन की बात कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहले कौन आता है? कांग्रेस। कांग्रेस 2014 के अंदर 13 स्टेट्स के अंदर रूल कर रही थी। सेंटर के अंदर आ रहे बीजेपी आई, समझ आता है। स्टेट्स की पावर को लूज करना इंडिविजुअल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। 2014 के अंदर इनके पास 13 स्टेट्स थी, 2016 के अंदर इनके पास सिर्फ 6 स्टेट्स रह गई, 2018 आते आते 4, और अभी भी इनके पास 4 ही स्टेट्स हैं, जिसके अंदर तेलंगाना, केरल, हिमाचल और कर्नाटक है। और इसमें से भी कुछ जगहों के ऊपर अलायंस की सरकार बना रखी है, खुद की इंडिविजुअल भी नहीं है। और जहां पे मेजोरिटी से खुद की सरकार बना रखी है, वहां पे भी बुरा काम कर रहे हैं। इस बार जब सेंटर का इलेक्शन हुआ था ना, 99 सीट्स आई थी इनको, सिर्फ 99। कांग्रेस ने बंगाल में 0 सीट जीती है। और ये वही पार्टी है जिसने 54 ईयर्स तक रूल की है। 2014 से लेकर 2021 तक 222 नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। और आज भी प्रैक्टिकली देखो, देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा फोकस कहां पे? एक राहुल गांधी की पोजीशनिंग को सेट करना और फालतू मुद्दे उठा के लाना। 2019 ईवीएम हैक हो गया, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है आके करके दिखाओ। अभी बिहार इलेक्शन, वोट चोरी हो गई, कहां है वो रैलियां? आप लोग ये आए थे, वोट चोरी हुई थी, हम लोगों ने वीडियोस बनाई, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा, कहां है वो बातें? आप ऑल इंडिया रैली निकालने वाले थे, आपका मन था कि आप देश को जाम कर दोगे, कहां हो रहे हैं आपके प्रोटेस्ट? सर हर इलेक्शन के अंदर आते हो, एक जुमला पकड़ा के खुद निकल लेते हो, जनता पागल है। आपके मुद्दे जनता से एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? इस पार्टी के अंदर लिटरली गट्स ही नहीं बचे कि आगे बोल दे कि हम लोग रोजगार दे देंगे। कभी आगे वोट चोरी खिलवा लो, कभी ईवीएम है, कभी जातिवाद। एक काम है ओपोजिशन का, एक काम कि भैया सामने वाली पार्टी से काम करवाओ या फिर उसको धमकी दो कि हम पावर में आ जाएंगे। डेली इररिलेवेंट हो रही हो, डेली। और फिर हम लोग ना ब्रॉडर लेंस से देखते कि चलो यार कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, नहीं कर रहे हैं वो लोग अच्छा काम, हमको ना एक नया नेता चाहिए जो आगे पूरे देश का तख्ता पलट कर देगा। और एक्चुअल में ऐसे सिग्नल
काफी लोगों को आम आदमी पार्टी ने दिए भी थे, पर ये बंगाल इलेक्शन में जितना बड़ा खेला दीदी के साथ हुआ उससे बड़ा खेला आम आदमी पार्टी में हो गया। 7 MP छोड़ के भाग गए पंजाब के 7 MP। और अभी तक देख के ऐसे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ना उतना कैपेबल नहीं है कि वो शायद बीजेपी को काउंटर कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस हुआ, 1.5 साल केस चला लिकर स्कैम के अंदर। उसके बाद कोर्ट ने बोला भैया कोई केस ही नहीं बनता, हटाओ इस केस। हाईकोर्ट के अंदर गया, केजरीवाल लड़ लिया जज से। केजरीवाल जज को कह रहा है कि मैडम आप मेरा केस मत सुनो, मैं चाहता ही नहीं आप मेरा केस सुनो क्योंकि आपके बच्चे बीजेपी वालों के लिए काम करते हैं। और इस चीज की सुनवाई भी वही जज कर रही है और कह रही नहीं मैं तो आपका केस सुनूंगी। उसके बाद बदले में केजरीवाल आगे बोलता है कि भैया मैं आपको सुनाऊंगा ही नहीं, आप जो जजमेंट देनी है मेरे बिना दे दो, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। केजरीवाल को यहाँ डाल रखे और इसके 7 MP छीन लिए, इंक्लूडिंग राघव चड्ढा। हर वो आदमी जो पब्लिक को लगता था या तो कोई होप बन सकता है या फिर बन जाएगा इन फ्यूचर, अभी छोटा है, हर उस पार्टी को सक्सेसफुली खत्म करती जा रही है बीजेपी। राघव चड्ढा रील गुरु एटलीस्ट रीच तो खींच पा रहा था, क्या किया बीजेपी ने अपनी तरफ खींच लिया। और जितनी बड़ी सक्सेस ये बीजेपी के लिए है ना, उतनी बड़ी फेलियर आम आदमी पार्टी के लिए भी तो है ना। आपने एक बंदे को बसाया, आपने एक बंदे को इतना फेम दिया, आपने एक बंदे को वहां पे बोलने की अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद वो बंदा अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी तो कोई फॉल्ट होगा ना सर। एज अ फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी इट इज योर ड्यूटी कि आपकी जो भी बेसिक कंपनी बनी हुई है उसके अंदर लोग टिके। कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है? नो करप्शन रेवोल्यूशन, इस चीज के ऊपर दिल्ली के अंदर आए थे ना पावर में। मान लिया शुरू में आपसे पुलिस की पावर छीन ली गई, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, क्या किया आम आदमी पार्टी ने? जब पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाई उसके बाद कौन सा करप्शन रुका? क्या डेटा है, कितना फर्क हुआ एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स? कितना सेफ है पंजाब? कितना गांजा बिक रहा है पंजाब में? पुलिस के ही अंडर आता होगा ये सारी चीजें। जहां केजरीवाल को ऐसा रेवोल्यूशन देखा जा रहा था ना, उसने एक डर्टी पॉलिटिक्स आगे शुरू करी और वो थी फ्रीबीज। बस की टिकटें फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। पैसा कहां से आएगा? देश को पकड़ोगे, निचोड़ोगे और लोगों के अंदर बांट दोगे। और यही डर्टी गेम बीजेपी आपसे बेटर कर सकती है और कर भी रही है। दीदी ने भी सेम ही काम किया, लक्ष्मी भंडार, ये भंडार, वो भंडार, 50 तरह की योजनाएं चला रखी है। आप 1500 कमिट कर रहे थे, बीजेपी ने जाके 3000 कर दिया। प्रैक्टिकल है कितना नहीं है, कितना है वो बात की बातें हैं। स्टेट 8 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर है, बाद में 10 लाख करोड़ में भी आ जाएगा। बीजेपी वालों की जेब का पैसा थोड़ी लग रहा है, स्टेट के ऊपर कर्जा आ रहा है। और कुछ लोगों का आम आदमी पार्टी की सिचुएशन में ऐसा होगा कि यार ये लोग ना सही है, इनके साथ ना बुरा किया जा रहा है, मान लिया, पर एज अ ओपोजिशन ये आपका काम है ना कि आपको उससे बच के निकलना है। मेरा काम नहीं है ये कि भैया आपको प्रोटेक्ट करूं। और जो लोग ऐसे इन लोगों के लिए योद्धा बन के निकलते हैं ना, कोई बीजेपी के लिए बना होता है, कोई आम आदमी पार्टी के लिए बना होता है, कोई कांग्रेस के लिए बना होता है, भाई वो 5 स्टार में रहते हैं। इनको सिंपैथी मत दिया करो, इनके लिए लड़ा भी मत कर। तेरी रात की रोटी का पता नहीं है, 5 स्टार में ही खाएंगे सारे के सारे। एंड मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ, इट इज योर ड्यूटी एज अ ओपोजिशन, आपको पावर में आने के लिए कितनी पावर चाहिए, कैसे रूल करना है। कांग्रेस आगे बोलती है भैया इन्होंने मीडिया खरीद ली, इन्होंने ईडी खरीद ली, इन्होंने सीबीआई खरीद ली। मेक सेंस, सब चीजें दिखती भी है, सब चीजें सामने भी है, पर आपने 54 ईयर्स राज किए। एक्चुअली में सारे के सारे बीजेपी की डिफॉल्ट प्रॉब्लम है, पर उससे बड़ा डिफॉल्ट प्रॉब्लम पता है क्या? कांग्रेस ने अपने राज में अंत बुरे काम किया तो वो आज आके अच्छे काम का वादा कर ही नहीं पाते। उनको खुद ही शर्म आ जाती है भैया हम रोजगार की बात कर लेंगे, हम नो करप्शन की बात कर लेंगे। बीजेपी वाले तो हमारे ऊपर पुट्ठे पड़ जाएंगे, हमारे स्कैम्स निकाल के ले आएंगे। इनके हाथ इतने बंधे पड़े हैं, इन्होंने इतने काले कांड कर रखे ना कि आके अच्छी बात कर ही नहीं पाते। इनके जितने भी वोट पड़ते हैं वो बीजेपी को हिट करते हैं और इस बेसिस के ऊपर आप लोग सरकार नहीं बना सकते हो सर। तो फिर प्रैक्टिकली अगर देखो ना तो देख के लगता है कि यार देश को ना एक नई पार्टी चाहिए, एक ऐसा नेता जो अरविंद केजरीवाल जैसी बातें करता और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इनफ हो, बीजेपी सरकार को टैकल कर ले। जो भी ईडी और सीबीआई के छापे बड़े, आपका कोई भी कांड ना हो जो पकड़ा जाए। और इस चीज के अंदर ना कुछ लोग बोलेंगे प्रशांत किशोर, क्यों? क्योंकि वो जनाब रीलों पे बहुत चले थे। 0 सीट आई थी बिहार में, 4% वोट पड़े थे, बस याद करवा रहा हूं तुम्हें। कुछ नेता ना सोशल मीडिया के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग, और कुछ नेताओं की ग्राउंड प्रेजेंस है। बीजेपी ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, सोशल मीडिया पे उनको जितना मर्जी ट्रोल कर लो और एज अ पार्टी आप लोग उसको अप्रिशिएट करो। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि भाई एक ऐसी पार्टी जो बहुत छोटी थी, उसका कंपटीशन एक ऐसी पार्टी से था जिसने 54 ईयर्स तक राज किया। कैसे पिछले एक डेकेड के अंदर ऑलमोस्ट ऑपोजिशन को खत्म ही कर दिया इन्होंने। उस चीज को समझने के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी की आइडियोलॉजीज क्या है। हमको ये देखना होगा कि बीजेपी ऐसा कर क्या रही है कि भैया जिस चीज पे हाथ रख रही है सोना बना दे रही है। क्या ये सारी की सारी चीजें ओपोजिशन वाले नोटिस नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो ये चीज पहले से नहीं देख पा रहे हैं कि बीजेपी की विनिंग स्ट्रीक क्यों मेंटेन हो रही है? और अगर हम लोग बीजेपी के पैटर्न्स को ब्रेक करने बैठे तो उसके अंदर आपको ना एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी और वो है एक्सट्रीमिज्म। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू पार्टी की। देखो बीजेपी कभी भी खुद को ओपनली आके एक हिंदू पार्टी क्लेम नहीं करती है, पर अगर तुम्हारी आंखें बंद नहीं है तो तुम्हें पता ही होगा। एक्चुअली अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये जो यूपी के अंदर एसपी हो गई, कांग्रेस हो गई या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो गई ना, थोड़ा सा माइनॉरिटीज को ज्यादा फेवर करते हैं और उसके अंदर भी जितना दिखने में आता है प्योर वोट पॉलिटिक्स है। क्योंकि उनका ऐसे होता है कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी के अंदर है तो हम मुस्लिम्स को बोलेंगे कि हम लोग तुम्हारे सगे और हम लोग मुस्लिम्स के वोट को कलेक्ट कर लेंगे और जो रिमेनिंग हिंदूज रह जाएंगे उनको हम अलग अलग एजेंडास देंगे, कुछ लोगों को पैसों से खरीद लेंगे, कुछ लोगों को हम लोग फ्री बीज बांट देंगे। और अगर ये दोनों चीजें नहीं चल पा रही तो जातिवाद में लड़ाई करवानी तो हमको आती है। बिहार के अंदर इलेक्शन हो गया, यूपी के अंदर इलेक्शन हो गया, आज भी जाति के लोग ही जीतते हैं। और अगर तुम्हें ये चीज सरप्राइजिंग लग रही है, हरियाणा तक में ऐसे ही होता है, जिसमें पंजाबी ज्यादा होते हैं उसके अंदर पंजाबी खड़ा किया जाता है, जिसमें बनिए ज्यादा होते हैं उसमें बनिया खड़ा किया जाता है। और ये डिवाइड एंड रूल की स्मार्ट पॉलिटिक्स ना अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट काफी टाइम से करती आ रही। बीजेपी ने इसको
कैसे कैपिटलाइज किया, बीजेपी ने ना पूरे हिंदूज को एक गुट में लिया। शुरू में जब 2014 के अंदर इलेक्शन हो रहे थे और बीजेपी पावर के अंदर आने वाली थी और पहली बार पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब इनके दो मेन एजेंडास थे। एक तो कांग्रेस बहुत ज्यादा करप्शन करती है, इनको हटा देना चाहिए, और दूसरा जो इनका मेन एजेंडा था वो था राम मंदिर। फिर 2019-20 के पास अगर तुम लोग जूम करके देखोगे तो तुम्हें सीए और एनआरसी मिल जाएगा। उसके थोड़े टाइम बाद देखोगे तुम्हें आर्टिकल 370 मिल जाएगा। फिर कभी हिजाब बैन डिसीजन हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, या फिर वक्फ बोर्ड हो गया, लव जिहाद हो गया, या फिर जो हिंदू मुस्लिम टाइप ऑफ कंटेंट है काफी ज्यादा मार्केट में आने लग गया। तो बीजेपी ने क्या किया, अपनी कोर वैल्यू तो इसी को ही बना दिया और खुद को एज अ हिंदू पार्टी रिप्रेजेंट करने लग गए। ऑल्दो तुमने बहुत रेयरली ही पीएम मोदी के मुंह से सुना होगा कि वो प्रो हिंदू बात कर रहे हैं और एंटी मुस्लिम बात कर रहे हैं, बट उनके जितने भी सीएम के कैंडिडेट्स हैं वो ऑलमोस्ट हिंदू मुस्लिम गेम खेलते ही हैं ओपनली। और ACLDE के अकॉर्डिंग बीजेपी के सेकंड टेन्योर के अंदर 210 हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, जिसके अंदर एक्चुअल में 50 से ज्यादा लोग मारे भी गए थे। बट क्या है ना, आप लोग हर जगह पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। तो अभी इन्होंने रिसेंटली अपनी आइडियोलॉजीज को शिफ्ट किया, जिसको ये पहले मुफ्त की रेवड़ियां बोलते थे, अभी कहते हैं हम डबल करके दे देंगे। बंगाल के अंदर जितने भी फ्रीबीज बांटे जा रहे थे, ये प्रॉमिस कर रहे थे कि हम लोग उसको 1.5 या 2 गुना तक कर देंगे। और बिहार के अंदर भी इलेक्शन से पहले यही हुआ था, 10-10 हजार रुपए हर महिला के अकाउंट के अंदर डाल दिए, जिसको आप लोग ना इनडायरेक्टली वोट को खरीदना भी बोल सकते हो। एंड जो बीजेपी कर रही है, मैं उन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। देखो ये चीजें प्रॉब्लमेटिक तो है ही, बट ये सारी चीजें होने के बाद भी पावर के अंदर बने रहना या कुछ तो पावर होल्ड करना, ये भी तो ऑपोजिशन का काम है ना। रूलिंग गवर्नमेंट के सामने बने रहना, फाइट करना, या फिर कोई भी तिगड़म लगा के पावर को मेंटेन करके रखना एज अ ऑपोजिशन लीडर, ये आपका काम। बट मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें फेल हो रही है, और अगर कोई पार्टी फेल नहीं भी होती है तो बीजेपी यूज करती है ऑपरेशन लोटस। शायद तुमने इसका नाम कभी सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो ये एक अनऑफिशियल टर्म है जिसको ऑपरेशन लोटस बोला जाता है, या इंडायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर बीजेपी की वॉशिंग मशीन बोल लो। 2014 से पहले ईडी ने पॉलिटिशियंस के खिलाफ 24 केस दर्ज किए थे, बट जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने 121 केस दर्ज किए, जो 5 गुना से भी ज्यादा है। ईडी के 95% केसेस सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ है, जो पहले सिर्फ 54% होते थे, और सीबीआई के भी 95% केसेस सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ है, जो 2014 और बीजेपी के आने से पहले 60% होते थे। और ईडी केस कर रही है वो अलग बात है, पर उसमें से कन्वर्जन रेट पता कितना है, सिर्फ 6.5% का। ईडी ने पिछले 10 सालों के अंदर 5297 केस फाइल किए हैं, जिसके अंदर जो कन्विक्शन हुआ ना वो सिर्फ और सिर्फ 43 केसेस का हुआ है। और ये चीजें ना और ज्यादा स्केरी हो जाती है जब तुम बीजेपी का 130th अमेंडमेंट सुनोगे। तो 2025 के अंदर बीजेपी लोकसभा के अंदर एक बिल आती है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर कोई भी सीएम 30 दिन से ज्यादा जेल के अंदर जाता है तो उसको उसकी गद्दी से हटा दिया जाएगा। और तुम्हें ना सुनने में बहुत फेयर लग रहा होगा कि भैया अगर किसी ने करप्शन किया, वो 30 दिन के लिए जेल जा रहा है, तो क्यों ना हटाया जाए। केजरीवाल बेगुनाह साबित हुआ है 6 महीना जेल में रहने के बाद। प्रॉब्लमेटिक इसके अंदर ये है कि क्योंकि आपके हाथ में पावर है, अगर आपने किसी के ऊपर ईडी या सीबीआई की रेड करवा दी और वो नेता बिकने के लिए तैयार नहीं है और आपने उसको जेल में बिठा दिया, तो 30 दिनों के अंदर वो एनी हाउ अपनी पोजीशन को लूज तो कर ही देगा, जिससे आप लोग कल को मिसयूज करके बड़े बड़े नेताओं को 30 दिन जेल के अंदर बिठा के उनको पावरलेस कर सकते हो। और अभी इसके बाद काफी लोग आगे बोलेंगे कि यार आदित्य, तूने खुद शुरू में बोला कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ही नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो भी जाए ना एक बार को, उसके बाद भी ऑपोजिशन बेचारी आगे क्या कर लेगी। तुम्हें 2017 का केस बताता हूँ। गोवा के अंदर 40 सीटें थी 2017 के अंदर, गोवा में इलेक्शन हो रहे थे। यहाँ पे कांग्रेस को आती है 17 सीटें और बीजेपी को आती है 13 सीटें। अभी यहाँ पे हो क्या रहा था ना, दोनों ही पार्टीज के पास मेजोरिटी नहीं थी, पर रूल क्या बोलता है कि जिस भी पार्टी को ज्यादा सीट्स मिली है ना, पहले उसको ऑप्शन दिया जाएगा मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। बट होता गया, दिल्ली से मनोहर पारिकर आते हैं और 9 छोटे एमएलए से मिलते हैं और उनको हाईजैक कर लेते हैं, जिसके अंदर से 3 एमजीपी पार्टी के थे, 3 जीएफपी पार्टी के थे, 2 इंडिपेंडेंट थे और 1 एमएलए एनसीपी का था। जिससे होता क्या है कि गोवा के लोग ज्यादा वोट डाल के जिताते तो कांग्रेस को है, बट पीछे से बीजेपी वाले एमएलए को पोच करते और कम सीटें आने के बाद भी खुद की सरकार बना लेते हैं। जिस पार्टी की 13 सीटें आई उसने सरकार बना ली, लोगों को इकट्ठा करके। कांग्रेस 17 सीटें होने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई, और लोगों को अपने पास बुला पाना, उनको अपने साथ मिला पाना, ये भी एक स्किल है। वोट मिलने के बाद भी, अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी कांग्रेस अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाई उस टाइम पे। या फिर इसको इस तरह से देखो कि बीजेपी ने ज्यादा ही अच्छे से ऑपरेट कर लिया। और अगर तुम्हें ये वाला सरप्राइजिंग लग रहा है तो तुम्हें मेघालय का सुनना चाहिए। टोटल 60 सीटें थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 2। बेसिक कैलकुलेशन करो किसकी सरकार बनी होगी। हिमंता बिस्वा शर्मा की सपोर्ट से बीजेपी ने 2 सीटें होने के बाद भी खुद की सरकार बनवा ली। और जब हम लोग ये कहानियां सुनते हैं ना, हमें लगता है कि यार ये 55 साल राज करके गई है ना ये वाली सरकार, जिसको 60 में से 21 सीटें देने के बाद भी उसका फुद्दू कट जा रहा है, पक्का राज ही करके गई है ना। 2020 के अंदर एमपी के अंदर भी सेम चीज हुई थी। 2018 के अंदर कांग्रेस को चुन के लाया गया था, इनको 114 सीटें भी मिली थी और 2 साल तक पावर के अंदर भी आई थी। फिर क्या होता है, कोविड के बीच में इन्हीं के 22 एमएलए इन्हीं को छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, जिससे एक्चुअल में होता क्या है कि जो पावर कांग्रेस के पास होती है वो बीजेपी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और कांग्रेस वाले दोबारा ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि ये डिसरप्शन कैसे हो रहा है। एज अ रूलिंग ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ के देख रही है, उनके पास मुद्दे तक नहीं है देने के लिए, वो अपने खुद के एमएलए तक को नहीं रोक पा रही है। और जिनको महाराष्ट्र का कांड नहीं पता ना, महाराष्ट्र का कांड तो इससे भी ज्यादा बड़ा था। 2019 के अंदर ना महाराष्ट्र के अंदर एमवीए गवर्नमेंट बनी
बनी थी जिसके अंदर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना पार्टी थी और शिवसेना से उद्धव ठाकरे सीएम बने थे और 3 सालों तक इन्होंने सरकार चलाई भी। पर 21 जून 2022 को इन्हीं के पार्टी के एकनाथ शिंदे 40 एमएलए को अपने साथ ले गए और जब इतने सारे एमएलए लेके जाए जाते हैं ना तो 2 इंडिविजुअल पार्टीज बन जाती होती है। तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है कि वो डिसाइड करेगा कि रियल शिवसेना कौन सी है, क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हुए। तो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के 40 एमएलए को अपने साथ लेके गए थे उनको शिवसेना की ओरिजिनल पार्टी का नाम दे दिया जाता है और वो बीजेपी के साथ मिलकर एक नई सरकार बना लेते हैं और पुरानी सरकार गिर जाती है और फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। अभी पिछले साल ही बिहार में इलेक्शन हुआ था, पूरा का पूरा इलेक्शन ये बोल के लड़ा गया कि भैया नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। 1 साल भी नहीं हुआ उनको सीएम की पोजीशन से रिजाइन करवा दिया और बीजेपी वालों ने उनके साथ पहले मिलकर सरकार बनाई थी, अभी उनको हटा दिया और खुद का सीएम बिठा दिया जो एफिडेविट को हाफ एफिडेविट बोलता है। कुछ लोगों का बोलना है कि वो 9th पास है। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, बीजेपी का एक कांस्टेंट पैटर्न है, किसी भी स्टेट के अंदर जाते हैं उनके साथ टाइप करते हैं और उस पार्टी को 2 हिस्से में तोड़ के खत्म कर देते हैं। अगर तुम्हें हरियाणा का नहीं पता तो हरियाणा के अंदर भी पहले आईएनएलडी पार्टी पावर में थी, फिर आईएनएलडी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, एक आईएनएलडी बन गई और दूसरी जेजेपी बन गई। बीजेपी जो आईएनएलडी पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा करती थी वो जेजेपी जो आईएनएलडी पार्टी से ही निकली थी उसके साथ कॉम्बाइंड गवर्नमेंट बना लेती है, जिसकी वजह से जेजेपी को बहुत ज्यादा हेट मिलता है और अगली बार जेजेपी को वोट ही नहीं आते हैं। हुआ क्या, आईएनएलडी खत्म हो गई क्योंकि उसको तोड़ दिया गया था, जेजेपी खत्म हो गई क्योंकि उसने बीजेपी के साथ कोलैब कर लिया था और एंड में बचा कौन, बीजेपी। और आज की डेट में वही पावर में रूल कर रही है। बीजेपी का ना कांस्टेंट पैटर्न है, या तो ये बहुत बड़े बड़े ओपोजिशन लीडर्स को स्नैच कर लेते हैं, जैसे जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो शोभेदु अधिकारी है वो भी टीएमसी के ही लीडर थे। बीजेपी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी कि उनके पास बहुत सारे नॉन फेसेस थे, उन्होंने ज्यादातर नेताओं को ओपोजिशन पार्टी से ही स्नैच किया और उसके बाद उनको लीडर बना दिया, या फिर लीडर के फेस पे एटलीस्ट फाइट तो करवाया ही है। क्योंकि अभी तक जब मैं शूट कर रहा हूं तब तक फाइनल नहीं है कि एक्चुअल में सीएम कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि वो अपनी कठपुतलियों को वहां पे बिठा दे, इलेक्शन किसी और के फेस पे लड़ा जाता है और सीएम एक्चुअल में किसी और को बना दिया जाता है। और ये सारी चीजें होने के बाद हम लोग हाँ बोल सकते हैं कि भैया थोड़ा बहुत इलेक्शन कमीशन भी बायस्ड है, वो भी उनकी थोड़ी ज्यादा तरफदारी करता है। बट ये सारी चीजें हिंदू मुस्लिम के ऊपर पॉलिटिक्स करना, एमएलए को खींच के अपनी पार्टी के अंदर ले आना, अभी तक नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के अंदर ही चल रहा है। साउथ के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं फैला और वहां पे कांग्रेस का थोड़ा बहुत दबदबा है, इतना सा, क्योंकि वहां की लोकल पार्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कांग्रेस मोस्टली उनके साथ अलायंस के अंदर ही होती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो लोकल पार्टीज है वो साउथ के अंदर फैली हुई है और साउथ के अंदर ही सिमट के रह गई है। एंड हमको 1-2 नेशनल पार्टीज ऐसी चाहिए जो बीजेपी को चैलेंज कर सके। एक्चुअल में रियलिटी के अंदर अभी बीजेपी को चैलेंज करने के लिए सेंटर के अंदर कोई नहीं बैठा है। जिससे उम्मीद करते हैं या तो बीजेपी उसको खा जाती है या फिर वो लोग खुद ही सरेंडर कर देते हैं। जैसे लास्ट टाइम सेंटर के इलेक्शन में इन्होंने एक इंडी पार्टी बनाई थी जिसके अंदर केजरीवाल को भी मिलाया गया था, दीदी को भी मिलाया गया था, एसपी को भी मिलाया गया था। पर जब भी स्टेट इलेक्शन की बारी आती है तो ये सारे के सारे इंडिविजुअली लड़ते हैं। इंडी पार्टी के अंदर ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों अलायंस के अंदर थे, पर जब वेस्ट बंगाल की बारी आई तो ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस, यूपी के अंदर एसपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस, पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस। सेंटर में ये लोग अलायंस करके दिखाते हैं, स्टेट्स के अंदर ये लोग फाइट करके दिखाते हैं। इनको ये नहीं पता ये सगे किसके हैं, इनको प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं आ रही है। ये लोग पहले खुद का एक गुट बनाते हैं, खुद का एक जॉइंट अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद आपस में लड़के वोट को खत्म करते हैं। अगर वो वोट जो कांग्रेस को पड़ने वाले हैं अगर वो दीदी को पड़ना शुरू हो या फिर किसी भी ओपोजिशन पार्टी को पड़ना शुरू हो तो वो ओपोजिशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बट ये बेसिक कॉमन सेंस भी कांग्रेस लगा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से एक्चुअली में पता क्या हो रहा है, कांग्रेस सफर नहीं कर रही है, देश सफर कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ही हगा हुआ गेम खेलना है तो ऐसा ओपोजिशन पार्टी विड्रॉ कर लो, बोल दो भैया हमसे कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि आपके 2-4 सीटें 5 सीटें इसी में ही सिमट जाते हो, कभी कभी 0 आती है आपकी। बाकी तुम्हारे इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जाने से पहले डिटो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।